550 किलोमीटर पहाड़ में का सीधा सीधा मतलब है 2 दिन। करेक्ट। 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन गुरुजी ने आज्ञा दी और नेक्स्ट डे चले गए गुरुजी। टीचर्स को चेक इशू किए गए, पहली बार उनको तनख्वाह मिली 5 महीने बाद। जो पाथ ब्रेकर हैं, पाथ ब्रेकर जो अरुणाचल में पहली बार हुआ और कई चीजें हिंदुस्तान में पहली बार हुई। जैसे मैं बताता हूँ 2-3 चीजें। आज्ञा हुई और बहुत थोड़े शब्दों में हुई। अच्छा, तो और वो इतने थोड़े शब्दों में हुई कि मुझे ये आभास ही नहीं हुआ कि क्या होने वाला है। गुरु जी के शब्द थे, अनिल तुम चले जाओ, बदलाव की आवश्यकता, क्या बस इतना ही। अब वहां क्या है, कैसे होगा, किसी को नहीं पता। सरकारी विभाग है, सरकारी स्कूल है, सरकारी ग्रांट्स पे चलेगा। अब सरकार कैसे चलती है वो तो बहुत लोगों को पता है, पर नॉर्थ ईस्ट में कैसे चलती है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोग जानते हैं। वहाँ थोड़ा अलग गति है सरकार की। तो हम निकल पड़े रात को, सुबह चले हम, बीच में एक जगह रुके क्योंकि 550 किलोमीटर पहाड़ में का सीधा सीधा मतलब है 2 दिन। करेक्ट। करीब करीब 20 से 24 घंटे की ड्राइविंग होती थी क्योंकि सड़कें बहुत टूटी हुई थी, ब्रॉडनिंग हो रही थी और बहुत सारे व्यवधान थे रास्ते में। तो जब हम पहुंचे तो दूसरे दिन रात को 11:30 बजे हम पहुंचे लुमला। तो आप अंदाजा लगाइए, एक रिमोट एरिया में रात को आप पहुंच रहे हैं जहां 7:30 बजे बाद कोई नहीं दिखता। सही बात, सही बात। और ठंड के दिन थे, सितंबर चालू हो चुका था, मेरे ख्याल से 7 या 8 सितंबर की बात है। 9 सितंबर से हमने स्कूल चालू किया था। तो ये तो स्कूल जब चालू हुआ तब, उससे पहले मैंने जाना चालू किया, दैट वाज अप्रैल। 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन गुरुजी ने आज्ञा दी और नेक्स्ट डे चले गए गुरुजी। और उसके 2-3 दिन बाद हम निकले, अप्रैल के महीने में, ये बरसात का समय होता है। जब पहुंचे हम तो कहीं कोई नहीं, फोन चलते नहीं, बीएसएनएल के अलावा कोई दूसरा कनेक्शन नहीं, और वो भी चल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो हम ढूंढते रहे रात को, और 11:30 बजे हम एक सरकारी इमारत के पास पहुंचकर हॉर्न बजाने लगे। तो अंदर से एक सज्जन निकल के आए। उन्होंने कहा कौन है आप? मैंने कहा जी हम तो वहां से आए और इस सज्जन से मिलना है, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी में, इनसे मिलना है हमें। तो बोले वो तो मैं ही हूँ। देखिए आप, संयोग, उसी घर पर जाकर, वो एक रेस्ट हाउस था, उसके बाहर कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है। अच्छा। बस वो सड़क वहां जाके खत्म कर दी है और हम वहां पहुंच गए। और फोन तो चल ही नहीं रहे थे, तो संपर्क का तो कोई साधन ही नहीं था। तो उन्होंने कहा हाँ आप ठीक जगह पे आ गए हो, किस्मत से, आ जाओ। तो उन्होंने हमारे सोने की व्यवस्था की। फिर सुबह हम गए साइट पे। अच्छा। बड़ी इत्तेफाकों और अनहोनियों के बीच में ये सारी चीजें शुरू हुई। जाके देखा तो वो बिल्डिंग 5 साल पहले बनी हुई थी, उसमें ना बिजली का कनेक्शन था, ना पानी का कनेक्शन था, ना फ्लोर बने हुए थे, दरवाजे और खिड़कियां भी ठीक नहीं थी, और रंग हुआ नहीं था। मैं सरकार की बिल्डिंग। हाँ, मैं इधर में अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि फॉर दिस इंटरव्यू आई हैव बीन वेटिंग मेनी वीक्स बिकॉज अनिल भाई वाज इन दैट लुमला स्कूल, और वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है। तो क्योंकि हमारी इंटरव्यू जूम पे होनी थी, so we could not make this happen. Now he has come to Assam. He's in Guwahati. So that is how today this interview is happening. Yeah, please, sorry. Go ahead. तो जब हमने देखा तो इतनी बुरी हाल थी कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर सरकारी लोगों की एक मीटिंग बैठी, लोकल एमएलए से हमने अनुरोध किया कि आप मदद करिए, सरकार चाहती है स्कूल बने और ये चले। तो एक कमेटी बनी और फिर उन्होंने कहा कि अगले 2-3 महीने में हम इसको तैयार करेंगे, इसका फ्लोर बनाएंगे, बिजली का कनेक्शन देंगे, पानी, व्हाटएवर। अब ये 3-4 महीने तक चला और सितंबर में जाकर के हमने कहा अब तो हमें चालू करना ही है, अब हम डिले नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो ये सेशन पूरा निकल जाएगा। सेशन जून में शुरू हो जाता है और सितंबर तक स्कूल शुरू नहीं होगा। तो हम एक इनोवा हमने हायर की। हमारे पास
कोई पैसा नहीं है, हाँ, मेरी जेब में 40,000 रुपए। अच्छा, एक प्रिंसिपल की कैंडिडेट जो हमने चयन की थी, अपनी डिवोटी है, हाँ, ऑटोलिंग टीचर भी हैं, हाँ, और एक अकाउंटेंट और एक युवाचर्या थी जो टीचिंग का काम करती थी वेस्ट बंगाल में। ये ओ, 3 लोग हमारे साथ जाने को रेडी हुए, अच्छा, क्योंकि पहली बात तो अरुणाचली कोई नहीं आना चाहता, करेक्ट। और उसके बाद फिर ऐसा रिमोट एरिया जहाँ से मेनलैंड में आने में भी एटलीस्ट 2 या 3 दिन लगे। मैं इधर इंटरप्ट करना चाहूंगा हम्म, अपने फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स दैट हम्म, अनिल जी इज इन चार्ज ऑफ a tribal school, a residential tribal school under the Ministry of Tribal Welfare, Government of India। और ये जो स्कूल है लुम्ला में है, लुम्ला तवांग में पड़ता है। और लुम्ला जो है, अगर इवन इफ यू गो बाय रोड नॉन स्टॉप फ्रॉम गुवाहाटी, मेरे ख्याल से ज्यादा लोग गुवाहाटी भी नहीं पहुंचे होंगे, गुवाहाटी से 17 घंटे कम से कम लगते हैं, 17 से 24 घंटे इनको लगते हैं। इफ यू हैव योर ओन व्हीकल, अपनी सुविधा से जाएंगे तो आपको 17 से 20 या 24 घंटे लगते हैं लुबला वो स्कूल में पहुंचने के लिए। एंड इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड देयर, that is number one, and number two is that it is a very inhospitable terrain। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जिसपे अभी हम आगे में इस चर्चा में आएंगे, वो ये है कि ये स्कूल जो है चाइना बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, पहाड़ों के अंदर में। और ये चाइना बॉर्डर सिर्फ बोल देने से काफी नहीं है, because this is the place from where the Chinese entered in 1962। मैं एक खुद फौजी का बेटा हूँ, और वहां पे 5 डिव हुआ करती थी। आज तो the highest battleground in the world is Siachen Glacier, बट उन दिनों की बात है कि तब लोग कोई फौज की नौकरी करके आते थे तो उनसे पूछा जाता था तुमने हर जगह नौकरी किया, बोले हाँ किया। फिर पूछते थे तवांग में किया, 5 डिव पे नौकरी किया का नहीं किया। तो अगर जिसने जब तक तवांग में नौकरी नहीं किया होता था तो उसको गांव के जो बाकी फौजी रिटायर्ड जो है उसको इज्जतमान नहीं देते थे, सोचते थे ये तो तवांग में नौकरी किए बिना ही फौज से सर्विस करके वापस घर आ गया। तो दैट इज दी, मेरे कहते हुए रोंगटे खड़े हो रहे, दैट इज दी टफनेस ऑफ द टेरेन where Anil ji is working, and it is really, I really salute him and go down that it is like it is of because of people like him that उन्होंने ऐसे क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। कहाँ राजस्थान का एक आदमी जो पूज्य गुरुदेव की कृपा से मोटिवेट होकर बैंगलोर आश्रम में इतने साल सेवा करने के बाद वहां जाकर चाइना बॉर्डर पे सालों साल बैठे हुए, सालों साल एक उत्साह पूर्वक वहां सेवा कर रहे हैं। या प्लीज अनिल भाई, प्लीज कैरी ऑन योर व्हाट यू शेयरिंग। वो जो 3-4 महीने का समय सरकार को मिला, उसमें उन्होंने जो कुछ तैयारी कर सकते थे करे, और उसके बाद में कहा हमें शुरू करना ही है, क्योंकि नहीं तो ये सेशन वॉश आउट हो जाएगा। और गुरुजी की इच्छा ये थी कि इसी सेशन में हमें स्कूल शुरू करना है। तो हम 3 जनों को लेकर, एक अकाउंटेंट, एक युवाचार्य जो टीचिंग करती थी वेस्ट बंगाल में, एक राजस्थान से ऑटोलिंग की टीचर जो एक मिशनरी स्कूल में 20 साल पढ़ा चुकी थी, उनको हमने प्रिंसिपल डिप्यूट किया था। राइट। हम 3 जनों को लेकर एक गाड़ी में 40,000 रुपए जेब में लेकर स्कूल चलाने के लिए निकल पड़े। क्या बात। जब वहां पहुंचे तो हमें कुछ दिन के लिए उन्होंने रहने के लिए सर्किट हाउस उपलब्ध करा दिया, क्योंकि रहने की तो जगह थी नहीं, स्कूल के अंदर कुछ भी नहीं था, ना फर्नीचर था ना कुछ और। तो 15,000 रुपए वो इनोवा वाला हमें जो छोड़ के गया वो ले गया, बाकी बचे 25,000। अच्छा। अब हमने 60 बच्चों को एडमिट करना है, उनको रहने की व्यवस्था करनी है, वो वहीं रहेंगे, इट इज अ रेजिडेंशियल स्कूल, एंड हायर करने हैं कुछ लोग लोकली जो सिक्योरिटी, पियोन, कुक की हैसियत से काम करेंगे। तो हमने 3-4 लोगों को लोकली हायर किया, कम तनख्वाह पे किया, लेकिन तनख्वाह तो देनी थी। और हमने उनको एक बात कही कि तनख्वाह अगर देर हो जाए चिंता मत करना, तनख्वाह आपको मिल जाएगी, पर अभी हमारे पास साधन है नहीं इतने। अब उनके खाने की व्यवस्था करनी थी, तो लोकली एक कोई बिहार के सज्जन मिल गए, उनको हमने कहा भाई आपकी दुकान है यहाँ बड़ी, आप सरकार को सप्लाई करते हो, हमें भी कर दो, लेकिन पैसा आपको
पैसा आने के बाद मिलेगा। तो जो इंजीनियर थे वो जानते थे, ऑटो लिंक को समझते थे, लेकिन कभी उन्होंने कोर्स नहीं किया था। तो उन्होंने हमारी जमानत दी लोगों को कि नहीं नहीं तुम्हारा पैसा आ जाएगा, चिंता मत करो, कर दो, मदद करो। तो सब जगह उधारियों का प्रबंध हुआ। और पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर से गैस का एक सिलेंडर लाया गया खाना बनाने के लिए, सिर्फ एक सिलेंडर, और हमारे पास कोई साधन नहीं था, और उससे हमने अपना खाना चालू किया, जमीन पे गद्दे बिछा के रहना चालू किया। उस टाइम पे वहां टेम्परेचर था करीब 15-16 डिग्री सितंबर में। इट इज क्वाइट कोल्ड अगर हम नीचे से जाएं तो, क्योंकि नीचे 26-30 के बीच में चल रहा है। तो वहां फिर लोगों को भर्ती करने का उपक्रम चालू हुआ, और कुछ दिन लगे, 4-5 दिन में वो सब चालू हुआ, और हमने गुरु पूजा करके 9 सितंबर को स्कूल आरंभ कर दिया। लोकल 2-3 लोगों ने खाना बनाना चालू किया, और ये जो अकाउंटेंट गया था उसको भी हमने टीचर बना दिया। हमने कहा अब स्टार्ट करिए, तब तक दूसरे लोग हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा। मैंने खुद ने भी पढ़ाया। अच्छा। तो स्कूल चालू करना था, लोग तो आ नहीं रहे, कोई हमें ज्वाइन करने को तैयार नहीं। तो ऐसे वो स्कूल शुरू हुआ। अब उसमें हमें करीब 400-500 मीटर दूर से सर्किट हाउस से एक पतली तार, वो 2 वाली ट्विस्ट वाली तार होती है ना, ऑर्डिनरी तार, जिसमें आप पावर कनेक्शन नहीं दे सकते, लेटो जला सकते हैं, वो कनेक्शन हमें मिला स्कूल के लिए। और पाइपलाइन जो आई उसके लिए कोई टंकी नहीं थी, बस पाइपलाइन आ रहा है, जितनी देर पानी आएगा उतनी देर में आप भर लीजिए, बाकी जय गुरुदेव। इस तरीके से ये स्कूल शुरू हुआ। 60 बच्चे आ गए, उनके सोने की व्यवस्था हो गई, क्योंकि लोकल बच्चे थे तो एमएलए ने भी मदद की, और वो बिस्तर वगैरह उनके प्रबंध करवाया पीडब्ल्यूडी को बोल के। लेकिन स्टाफ के लिए कुछ खास हुआ नहीं, तो बिल्डिंग तो कोई थी नहीं, एक हॉस्टल था आधा बना हुआ, उसमें लड़कियों को ठहरा दिया, और जो वेकेंट क्लासरूम्स थे, क्योंकि क्लासरूम बने हुए थे, करीब 10-12 कमरे थे उस बिल्डिंग में, तो उसमें 3 कमरे हमने स्कूल की शिक्षा के अध्ययन के लिए रिजर्व कर लिए, बाकी सब में हमने स्टाफ और बच्चों को ठहरा दिया। बच्चे आज भी क्लासरूम में रहते हैं, स्टाफ आज भी क्लासरूम में रहता है 6 साल बाद भी। अब नई बिल्डिंग है तो बंद है। तो हम पिछले 6 साल से वेकेंट क्लासरूम्स में स्टाफ भी रह रहा है, टीचिंग स्टाफ, और बच्चे लड़के रह रहे हैं। लड़कियों के लिए जो हॉस्टल बना था वो वहां रह रही है। आज भी ये स्थिति है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। और टीन शेड होता है, आपको तो पता है। हाँ जी। ऊपर टीन शेड होता है, अंदर में 2 mm की एक वो लग जाती है, बोर्ड टाइप की चीज, और वो आपकी छत है। अब आप अंदाजा लगाइए, -10 डिग्री विंटर में टीन शेड के नीचे आप सो रहे हैं, नीचे से गए हैं आप। तो हालत ऐसी होती थी पहले साल में, तो कई रातों को तो हमारी नींद ठंड के कारण टूट जाती थी। सही बात। बिजली नहीं है, एक पतला सा तार है जिसपे आप कोई पावर की चीज चला नहीं सकते, मतलब हीटर्स आर आउट ऑफ क्वेश्चन। खाना बनाने के लिए आपके पास सिर्फ एक सिलेंडर है, उससे आपका काम चलेगा नहीं। तो लकड़ी काट मंगाई जाती थी, लकड़ी पे पानी गर्म होता था, लकड़ी तक पे भोजन बनाया पहले 4-5 महीने में, क्योंकि सितंबर में चालू किया और जनवरी में हमने एग्जाम लेके बंद कर दिया। हमने अर्ली कर दिए, क्योंकि छठी क्लास थी, केवल बोर्ड तो था नहीं उस समय। तो हमने सिर्फ 4 महीने के अंदर पूरा सेशन क्लोज किया, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि जनवरी इज द कोल्डेस्ट टाइम व्हेन इट इज बिलो 5 डिग्री ऑल थ्रू आउट 2 मंथ्स। 5 से 10 डिग्री बिलो 0 होता है। तो हमारी तो हिम्मत नहीं थी कि उसमें हम बहुत ज्यादा लंबा रह सकते पहले साल में। तो जनवरी में हमने क्लोज किया, जनवरी फरवरी आर वेरी कोल्ड, और फिर हमने तय किया कि हम अप्रैल में आके वापस खोलेंगे। तब तक हमें पैसा नहीं मिला था, सब कुछ उधार में चल रहा था। खाना उधार में आया, हर चीज उधार में आई। और वो ऐसी जगह है, आप विश्वास करेंगे, हिंदुस्तान की वो जगह है जहां लोगों को यह पता नहीं था कि जीरा क्या होता है, अजवाइन क्या होती है। कैन यू इमेजिन सच अ प्लेस इन दिस कंट्री, जहां सब्जियां नहीं मिलती थी, क्योंकि सब्जियां जाती हैं 400 किलोमीटर दूर तेजपुर से, वहां सब्जियां नहीं होती। और अब तो होने लगी हैं, अब क्योंकि आर्मी बहुत आ गई, सीआरपी आ गई, एसएसबी आ गई, ये सब लोग वहां रहते हैं, इनकी डिमांड होती है। उस समय कुछ नहीं था, 6 साल पहले, 7 साल पहले। तो नीचे से जो सब्जियां आती थी उसमें आलू, प्याज, कद्दू,
घिया, इस तरह की चीजें चली जाती थी। पत्ते तो हमने देखे ही नहीं कई सालों तक, क्योंकि 3-4 दिन लगते थे पहुंचने में छोटी गाड़ी को तेजपुर से, तो वो सब खराब हो जाएगा। हमने नींबू नहीं देखा वहां आज तक भी। पालक, मेथी के पत्ते, ये सब पहुंचता ही नहीं है वहां पे, जाता ही नहीं, क्योंकि 3-4 दिन की ट्रांजिट में जो सब्जी ठीक रह सकती है केवल वही जा सकती है। अब आप अंदाजा लगाइए, फ्रूट्स वर नॉट एक्सेसिबल टू अस, leafy vegetables were not accessible to us, and only 3-4 vegetables which had a prolonged shelf life were available to us. तो दालें, आलू, प्याज खाइए और खिलाइए यही चला पिछले 4-5 महीने, और वो सब उधार था। छुट्टी हम करके चले गए, उसके बाद हमने जाके सरकार को कहा कि भाई बहुत डिले हो चुका है, धन दीजिए, लोगों की उधारियां हैं सारी। तो जनवरी एंड में हमें उन्होंने पैसा दिया। उसके बाद सब टीचर्स को चेक इशू किए गए, पहली बार उनको तनख्वाह मिली 5 महीने बाद। ये शुरुआत थी। वेरी गुड, वेरी गुड, तो वेरी गुड। वो शुरुआती दिन हमें हर पल याद दिलाते हैं कि हमने वो दिन शुरुआत में जब देखे थे, तो उससे खराब कुछ हो नहीं सकता। जहाँ ना फोन चलता है, अब तो फिर भी वोडाफोन और आपके दूसरे लोग आ गए हैं। पहले 3 साल केवल बीएसएनएल के अलावा कोई सेवा नहीं थी, और महीने में 20 दिन वो बंद रहती थी। आपकी किस्मत है कभी आपको फोन लग जाए तो। वहां कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, बच्चा अगर बीमार हो गया तो वहां से 4 किलोमीटर दूर अस्पताल है, आप जाने का कोई साधन नहीं है, हमारे पास भी कोई साधन नहीं था। तो बातें ऐसी होती थी जब हम प्रार्थना पे गुजारते थे कि बच्चा बीमार है, सुबह तक उसको कुछ खराबी ना हो, बस ये परिस्थितियां थी पहले 5 महीने। शिवाय। तो अनिल भाई, मैं आपसे एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको कभी हम लोग ने आपस में भी शेयर नहीं की ये बात। एक बार मैं अपना इधर गुवाहाटी आश्रम में था, आप ही के स्कूल में एक कोई जो स्कूल टीचर है, he happened to be my roommate, and he obviously did not know my complete introduction or whatever. तो मैंने भी उसी हिसाब से इंट्रोड्यूस नहीं किया था। he did not know whether I'm an art of living teacher or not or whatever. तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा, भाई कहाँ क्या करते हो, ये वो ऐसी बातचीत जो जनरली होती है दो एक कोइंसिडेंटल रूममेट्स में। तो उसने बताया जी मैं तो पढ़ाता हूँ। मैंने कहा कहाँ पढ़ाते हैं? बोले हम रूमला स्कूल में पढ़ाते हैं। मैंने अच्छा। तो ऐसे ऐसे पूछते पूछते मैंने सब पूछा उससे। तो उसने जो मुझे फीडबैक दिया, आई आई टेलिंग यू, वी हैव नेवर शेयर्ड दिस, बट आई वाज रियली वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू नो कि उसने एक कुछ जो शब्द कहे मुझे आज तक नहीं भूलते हैं। कहते कि सर वहां पर हमारे पास सब सुख सुविधा है आज के दिन, और अनिल भाई की पूरी सपोर्ट रहती है, अनिल सर की, और अनिल सर ने हमारे लिए सब व्यवस्थाएं करके रखी है। ही इज टेकिंग सो मच केयर ऑफ अस, एंड इफ एनीबडी लीव्स द स्कूल, एनी स्टाफ लीव्स द स्कूल, इट कुड बी फॉर एनी अदर रीजन but for the lack of facility or lack of support from the administration of the school. मतलब मैं कहता हूँ इसके लिए तो आपको फुल मार्क्स एकदम मिलने चाहिए कि आपका स्टाफ मेंबर ऐसा डिफिकल्ट जगह में रहने वाला बोल रहा है कि मेरे लिए सब व्यवस्था की गई है। अगर मैं छोड़ता हूँ उसका कोई और कारण हो सकता है, बट ये नहीं कि हमारी व्यवस्था में अनिल जी ने कोई कमी छोड़ दी। सो रियली 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 कमेंडेबल। इसलिए आई वाज डाइंग टू टेक दिस इंटरव्यू। या इसमें एक बड़ा बहुत ही छोटा सा किस्सा है, लेकिन बड़ा सुंदर किस्सा है। इसी बात पे जोड़ते हुए बताना चाह रहा हूँ। गुरुजी 16 में आए ईटानगर, 14 की सितंबर को स्कूल चालू हुआ, और 16 के अप्रैल के आसपास गुरुजी आए। मतलब हार्डली 2 सेशन भी कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन इस बीच में जो व्यवस्थाएं हम कर पाए, उससे हमने सबसे पहले तो ये देखा कि जो टीचर है, जो स्टाफ है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तो जो है वो भी भाग जाएगा। और ये हुआ भी। पहले साल जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनमें से एक भी रुका नहीं, क्योंकि इतनी विषम परिस्थिति थी। हाथ जोड़ जोड़ के जैसे तैसे हमने सेशन पूरा करवाया। दूसरे साल में फिर नए लोग आए, उनमें से भी सिर्फ 2 लोग रुके, बाकी सब चले गए। इतनी हार्डशिप होती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती लोगों से, और हर चीज की कमी थी। अब घर तो दिया नहीं क्योंकि बना ही नहीं था। तो एक एक क्लासरूम के अंदर हमने उनको कारपेटेड बना दिया ताकि उनको ठंड कम लगे। उनको एक एक हीटर दिया, उनको एक एक टीवी दिया विद डीटीएच,
ताकि वो जो फ्री समय होता है उसमें वो होम सिक ना फील करें। और उसके बाद उनके भोजन की ऐसी व्यवस्था की कि जो कुछ वो अपने घर में खाते थे वैसी ही ट्रेनिंग हमने वहाँ के कुक्स को दी क्या कि भाई आप नॉर्थ इंडियन फूड बनाइए, और सब कुछ उनको सिखाया हमने। कुछ तो मेरा शौक था तो मुझे पता था, तो उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। फिर जो लोग आए थे उन लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया, और कुक्स को तैयार किया गया कि आपकी जो सेवा आपको चाहिए इनको ट्रेन करिए आप। हाँ, यहाँ कोई ट्रेन नहीं है, हाँ जी, nobody will get you anything that you want, right, you have to get yourself whatever you want। correct, पर साधन है, हाँ जी, साधन वही है। और वो साधन कहाँ से आते थे? जैसा मैंने कहा कि जहाँ आदमी जीरा और अजवाइन का फर्क नहीं समझता था, ये सारे साधन जाते थे गुवाहाटी से, हाँ जी, 550 किलोमीटर। करेक्ट, 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 सिर्फ दाल चावल और कुछ मोटी चीजें वहाँ बनिए से हमने जो संपर्क किया था वहां से मिल जाता था, राइट, क्योंकि उसका तो सप्लाई थी, आर्मी को सप्लाई थी। राइट, तो उनको कहा भाई ये क्वालिटी हमें चाहिए, जो वो नहीं रखते थे तो वो मंगा देते थे हमारे लिए। बट ये बाकी जो बारीक चीजें हैं ये सारी फिर हमने श्री श्री आयुर्वेदा से सोर्स की। अच्छा, हमारा अपना वो प्रकल्प है, उसको भी सपोर्ट हुआ और हमें अच्छी चीज मिली और उधार मिल जाता है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हाँ, हुआ। हमारे लिए तो पहली चीज थी कि उधार दोगे कि नहीं। हाँ, तो तो दूसरे साल में भी हाँ जी, क्या हुआ कि पहले साल का फंड्स तो हमें जनवरी में जाके मिल गया, हाँ, दूसरे साल का फंड हमें अगले साल के एंड में मिला, मार्च में। ओ मतलब पूरा साल निकल गया। माय गॉड, अब क्या करते? हाँ, अब हुआ ये है कि पहले साल में जो फंड आया उसमें से कुछ बेसिक चीजें हमने क्रिएट की। जैसे वहाँ बिजली 6-6, 7-7 घंटे नहीं होती थी, हाँ, तो इन्वर्टर लगाए गए, हॉस्टल में भी लगे, स्कूल में भी लगे। जहाँ लड़कियां हैं, बच्चे हैं, रह रहे हैं, अगर 6-6 घंटे लाइट नहीं हो, बाउंड्री वॉल नहीं है, करेक्ट, खुला है, जंगल है, हाँ जी, और एक पहाड़ की चोटी को काट के वो बनाया गया है जिसके 3 तरफ गहरी खाइयां हैं और एक तरफ पर्वत है। ओ विलेज से 3 किलोमीटर दूर कोई संपर्क नहीं है, फोन चलते नहीं है, और हमारे पास गाड़ी नहीं है। क्या अब बात, आप अंदाजा लगाइए 60 बच्चों के साथ आप किस तरह से वहां रहेंगे। नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, जो एक्चुअल डॉक्टर की फैसिलिटी है, वो 50 किलोमीटर दूर है, तवांग में। ओ, ये एनएमएम, एनएम जिसको बोलते हैं, हाँ, ये वहां होते थे गांव में, वो 3-3.5 किलोमीटर दूर था। बट दे वर नॉट प्रॉपर डॉक्टर्स। तो डॉक्टर के लिए अगर मिनिमम हमें जाना है तो ग्रेफ का एक सेंटर था जो 10-12 किलोमीटर दूर था, वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब ये पानी ये खराब। ये मैं समझता हूँ अनिल भाई, विदाउट ग्रेस ऑफ पूज्य गुरुदेव ये तो संभव ही नहीं है कि ऐसी विषम परिस्थिति में रह के इतना अच्छा आउटपुट हो रहा है। तो इट इट देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट द क्रिएशन इज सपोर्टिंग। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जब हम एक शुद्ध भाव से काम करते हैं तो ये सृष्टि हमको सपोर्ट करती है, गुरुदेव की पूरी कृपा रहती है। हाँ, इस तथ्य पे आता हूँ अब मैं। अच्छा, तो वहाँ जैसे ये सब विषम परिस्थितियां हुई, अब दूसरा साल शुरू हो गया, नया स्टाफ भी आ गया, अब क्या करेंगे? तो सैलरी हमने भी उठाई थी, प्रिंसिपल ने उठाई थी, और लोगों ने थोड़ी जो जो था वो सब उठा लिया था, पैसा तो खत्म होने आ गया था। तो उधारियां थी वो सब चली गई। अब दूसरा साल शुरू हो गया, नए लोग आ गए, अब उनको हम कैसे रखें अपने पास कि वो रहें, क्योंकि पहले साल के सब लोग छोड़ के चले गए। हाँ जी, तो फिर हमने जो सैलरी हमने उठाई थी, मैंने उठाई, और जो हमारी प्रिंसिपल ने उठाई, हाँ, उसी सैलरी में से जो कुछ बचा हुआ था वो सब हमने लोगों को सैलरी में शुरू किया, ओ, सो दैट द जूनियर स्टाफ सर्वाइव्स। टीचर्स को नहीं दिया, ओ, लेकिन जूनियर स्टाफ जो 6-7 लोग थे, कम तनख्वाह वाले लोग, पियोन, सिक्योरिटी, कुक्स, उनको हम नहीं रोक सकते, गरीब लोग हैं वो करेक्ट, वो तो केवल हैंड टू माउथ हैं, उनको तो खाने के लिए तनख्वाह चाहिए। बराबर, बाकी लोगों को तो हम खिला रहे हैं, करेक्ट, वो वहाँ रह रहे हैं, उनको तनख्वाह हम 6 महीने बाद भी देंगे तो चलेगा। तो हमने अपनी सेविंग्स में से वो तनख्वाहें दी 6-7 महीने तक। ओ, और स्कूल का मेरी जो साइट है स्कूल की, उस पर आप जाएंगे, इतना ज़्यादा बखान या करना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो पाथ ब्रेकर हैं, पाथ ब्रेकर, जो एब्सोल्युटली, अरुणाचल में पहली बार हुआ, और कई चीज़ें हिंदुस्तान में पहली बार हुई। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ 2-3 चीज़ें। हम्म, इन्वर्टर लगा हुआ है स्कूल, हम्म, शायद ही कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा हिंदुस्तान में जिसमें इन्वर्टर्स लगे हो, ओ, श्योर, इन्वर्टर से बिजली हो। राइट,
सीसीटीवी वाला स्कूल, हिंदुस्तान में ऐसा कोई सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें एक सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी लगाए हों। ये सेकेंड ईयर में हुआ जब हमारे पास थोड़ा धन आ गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, जिसमें डिजिटल क्लासरूम शुरू हुआ पहले से। क्या सुपर। हमें देखकर सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब हम सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल क्लासेस देंगे। तो सेकेंड ईयर से उन्होंने चूज करके हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सरकारी स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम दी, जिसको कि टीचर चलाना तक नहीं जानते थे। अच्छा। उसके बाद सारी की सारी जो यूनिफॉर्म्स हैं, जो बच्चों की चीजें हैं, वो सारी तो नीचे से जानी थी। तो हमने फिर अपना दिमाग लगाया कि बच्चों को कम एंगेज करें अपने पर्सनल हाइजीन में और एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा रखें। तो सेकेंड ईयर में हमारा मात्र ऐसा स्कूल है हिंदुस्तान में, सरकारी स्कूल, जिसमें प्रॉपर जिम है, जिसमें 8 स्टेशन वाला जिम है प्लस बॉक्सिंग रिंग है। अच्छा। एकमात्र स्कूल है हिंदुस्तान। हाँ। ये मैं इधर में उसका रिजल्ट यह है कि I would like to add something here that many times हम लोग कोई गवर्नमेंट स्कूल देखते हैं, उसको बेहाल देखते हैं या जैसा भी होता है कई दफा, तो हम सोचते हैं ये ऐसा क्यों है, पर हम ये नहीं जानते हैं कि अगर एक सरकारी स्कूल में, एक विद्यालय में जितना फंड आ रहा है, अगर वो प्रॉपर यूटिलाइज हो, जैसे कि इस समय हमारे लुमला स्कूल में हो रहा है, जो आर्टमनी की देखरेख में चल रहा है, so there is so much money to spend if one really has that pure intention. इंटेंशन के अलावा 2 बातें और है। हाँ जी। एक तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और डिवोटी होने के कारण हर जगह रिबेट्स मिलती हैं, अच्छा। जो 10-15% से लेकर 40-45% तक भी हो सकती हैं। हाँ, नॉर्मल में एक आदमी 100 रुपए लेके बाजार जाता है, तो वो 100 रुपए में एक पर्टिकुलर चीज खरीद लेता है, ठीक है। जब हम एज अ डिवोटी जाते हैं बाजार में, तो हम संस्था के लिए और समाज सेवा के लिए लोगों से 10-15 से लेकर 40-45% तक रिबेट हासिल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर। जहां आप 100 रुपए में एक चीज ले रहे हो, वहां आप 200 रुपए में 3 चीजें ले सकते हो। करेक्ट। इतना फर्क पड़ जाता है। मैंने दूसरी चीज ये है कि जहां लोग बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो 50-60 रुपए खर्च करते हैं और 40-50 रुपए अपने लिए बचा लेते हैं। हमारे यहाँ उल्टा था। हमारे यहाँ 100 रुपया जो आ रहा है वो तो खर्च हो ही रहा है, प्लस टीचर्स भी अपनी सैलरी में से 10 से 15% हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया एनीवेयर द स्टाफ हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर फर्स्ट ईयर हूसोएवर जॉइंड। हमारा प्रिंसिपल था कि हम उसको प्रोबेशन देंगे 1 साल का, और उस प्रोबेशन में उसने 10 से 15% या 20% तक, जैसी उसकी है, अपना कंट्रीब्यूट करना है स्कूल को, जिससे स्कूल डेवलपमेंट फंड बनेगा, जिससे सब लोगों के लिए फैसिलिटीज क्रिएट होंगी। और यही कारण था कि हमारी फैसिलिटीज बहुत जल्दी डेवलप हुई। गवर्नमेंट पे हम बहुत ज्यादा बेस नहीं रहे। राइट। सो दीज आर फाइनेंशियल डिसीजंस व्हिच वर वेरी क्रूशियल। मैं of course I will also like to share from what little I know कि आपके जो लुमला स्कूल है अपना, उसमें बच्चों को इवन दे आर एंजॉयिंग ड्राई फ्रूट्स, मतलब एक सरकारी स्कूल में बच्चों को भोजन के समय आएंगे, भोजन के बारे में अलग से बात करूंगा। इट इज अ वेरी बिग एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज एक्चुअली मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट सोसाइटी। चलिए बताइए। आई एम वेरी, अलग से बात करूंगा। मैं तो खाने पीने का शौकीन आदमी हूँ, तो इस पे जल्दी बात हो जाए। हाँ, उसके बारे में वो थोड़ी लंबी होगी बात। कोई बात, बड़े एक्सपेरिमेंट हुए और हमने क्या क्या किया है, बहुत गजब की चीजें हैं। बताइए। वो मेरी साइट पे सब। हाँ, तो ये जब मैं बता रहा था, गुरुजी जब आए अप्रैल 16 में, तो मैं भी उनसे मिलने के लिए चला गया। तब तक मैंने स्कूल के लिए एक व्हीकल खरीद लिया था। अच्छा जी। तो मेरा आना जाना आसान हो गया। हाँ जी। मुझे किराए के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। बच्चों का कभी रोगी होते हैं तो उनको अस्पताल ले जाने में कोई कष्ट नहीं होता था। और वहाँ पे क्योंकि 100% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और शराब का चलन बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों में भी रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। चमड़ी के रोग, पेट के रोग, हाजमे से रिलेटेड कई चीज़ें होती हैं। तो हर तीसरे चौथे दिन गाड़ी भर भर के हम लोग अस्पताल जाते थे। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था जब हम अस्पताल ना जाते हों, पहले 2-3 साल। अब पिछले 2 साल की अगर मैं कंपेयर करूं,
तो पिछले 2 साल में हम एक बार भी अस्पताल नहीं गए हैं। Oh, really? और ये कन्वर्जन है ड्यू टू फूड एंड हाइजीन बोथ। Oh, जहाँ 1-1 महीने तक नहाने की परंपरा नहीं है, oh, पूरी सर्दी लोग नहाते नहीं, oh, वहाँ हमने गर्म पानी उपलब्ध करा करके बच्चों में रोज नहाने की आदत डाली, oh, डेली। really? जहाँ लोग टॉयलेट्स जानते ही नहीं थे क्या हैं, टॉयलेट्स घरों में होते ही नहीं है, लोग जंगल में जाते थे और पानी की जगह पत्तों का या डंडियों का इस्तेमाल किया करते थे। Oh, हमारे पास वो बच्चे आते थे, उनको हमने वो भी सिखाया और टॉयलेट का यूज करना उनको सिखाने में 1-1 साल लग गया। अरे बाप रे बाप। ये परिस्थितियां हैं जिसके बारे में अकल्पनीय है, हम खुद नहीं सोच सकते थे ये सब क्या है। किस तरह की सभ्यता थी वो, कहाँ से लोग आए थे, उन्हें कुछ नहीं मालूम था सभ्यता के बारे में। तो उन्होंने पहली बार टॉयलेट यूज किया स्टूडेंट्स ने, उनको पता ही नहीं था टॉयलेट कैसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें हैं, हमने उनको मतलब एक तरह से अपने बच्चे पालने से ज्यादा था वो। क्या बात। अपने बच्चे भी क्या है, साथ रह के बहुत कुछ सीखते हैं बचपन से ही और सीख जाते हैं, पर एक छठी क्लास में 10-12 साल का बच्चा आया, उसको कुछ नहीं पता है, अब उसको सिखाना है। Oh, मुझे ध्यान है कि 10-12-13 साल के बच्चे सर्वत्र नंगे होके फील्ड में नहाते थे, उनमें कोई शर्म नहीं थी इस बात की, oh, शर्म थी ही नहीं, oh, संकोच नहीं था, बड़े निर्भय। और पहाड़ों पे तो ऐसे चढ़ते थे जैसे बकरी चढ़ती है, उस तरह की सभ्यता थी एकदम। दे वर टोटली बेस्ड ऑन जंगल। और 90% बच्चे अनपढ़ पेरेंट्स के थे जो oh, अंगूठा लगाते थे, मजदूरों के बच्चे हैं और कोई साधन नहीं है वहाँ कमाने का। जो बीआरओ जो रोड वगैरह बनाती है उसमें वो मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस बैकग्राउंड के बच्चों को हमने अपने साथ लिया है।